इस पद तक पहुंचने का श्रेय किसको देते हैं? मैं इसका श्रेय, पूरा श्रेय बाबा साहब को देता हूँ। जब से मैं यहाँ सक्रिय हूँ तब से मैंने बाबा साहब के सिद्धांतों को और बुद्धिज्म के सिद्धांतों को, जो भारत की सनातन परंपरा रही है, जिसमें कबीर हैं, नानक हैं, रविदास हैं, धरातल पे उतारा। नई पेंशन आदमी को निरीह बना दे रही है, क्योंकि पेंशन को मार्केट की ताकतों के भरोसे छोड़ दिया गया। जो सारे कर्मचारी अधिकारी उस काम को सरकार के संपन्न कर रहे हैं, उनको पेंशन ना देना तो मतलब बड़ा विरोधाभासी स्थिति कि लोग जो भी अपने आप को कमजोर समझते हो, दलित समझते हो, पिछड़ा समझते हो, वो लोग संविधान में आस्था रखें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि एक ही रास्ता है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश की जनता कर्मचारियों, अधिकारियों, मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के निर्णय और नीति निर्धारण जहां से होते हैं उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय। और इस सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधि संगठन है उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ, जिसको 85 साल हो चुके हैं। मानववादियों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि इस बार हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर जो शख्स बैठे हैं वो मानववादी, विज्ञानवादी और अंबेडकरवादी हैं। नाम है अर्जुन देव भारती। गृह विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव के पद पर तैनात हैं। तो क्या सचिवालय के 3100 कर्मचारियों और अधिकारियों का अध्यक्ष बन जाना इतनी बड़ी बात है कि नेशन जनमत पर उसकी चर्चा की जाए? इसका उत्तर है हाँ। दरअसल ये चुनाव ये बताता है कि आपके अंदर अगर हुनर है, काबिलियत है, संघर्ष का मादा है, तो आप कहीं भी, कितने भी मठाधीशों के बीच में अपने आप को साबित कर सकते हैं। यह चुनाव उन लोगों के लिए नजीर की तरह है जो कहते हैं मुद्दों की बात करने से, बहुजनवाद की बात करने से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। उन लोगों को आंख खोल करके देख लेना चाहिए कि भले ही अर्जुन देव भारती 2023 में आकर के सचिवालय संघ के अध्यक्ष पद पर बैठते हैं, मगर 2018 में भी वो एक संघ के अध्यक्ष बन गए थे और उस संघ का नाम था उत्तर प्रदेश सचिवालय SC ST OBC कल्याण समिति। सितंबर 2018 में सचिवालय से सटे हुए अंबेडकर भवन में इसकी पहली मीटिंग बुलाई गई थी। मैं उस मीटिंग का गवाह था, जिसमें पहली बार OBC SC ST वर्ग के कर्मचारी एक साथ आ रहे थे। और इस बात के सबूत के लिए 21 सितंबर 2018 को मेरे द्वारा लिखी गई ये पोस्ट देखिए। बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए इस ऐतिहासिक पहल का। मुद्दों से भटक चुके कंफ्यूज राजनीतिक भले ही अपने अहम में डूबे हों, लेकिन सचिवालय से आरक्षित वर्ग के एक होने की आवाज बुलंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के OBC SC ST व अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब अपने अधिकारों के लिए सामूहिक संघर्ष का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति। उस समय भी समिति के अध्यक्ष के तौर पर नेशन जनमत पर मैंने अर्जुन देव भारती जी का इंटरव्यू लिया था। अब 2023 में सचिवालय संघ के प्रतिनिधि यानी कि अध्यक्ष के तौर पर अर्जुन देव भारती जी का इंटरव्यू करने में मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि निश्चित तौर पर सचिवालय संघ का अध्यक्ष बनाने में सभी वर्ग, धर्म और जाति के लोगों ने उनको वोट और सपोर्ट किया होगा, लेकिन इस पद तक पहुंचाने में बहुजन विचारधारा और अंबेडकरवादी सोच का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो सुनिए अध्यक्ष बनने के बाद अर्जुन देव भारती जी ने नेशन जनमत से खास बातचीत में क्या कहा। इस समय मैं लोक भवन के कमरा नंबर C402 में हूँ। इस कमरे में घुसते ही ये कमरा अपने आप कुछ बयां करता है। बाबा साहब की तस्वीर देखिए, पीछे ये भारत के संविधान की उद्देशिका देखिए, तथागत बुद्ध की तस्वीर देखिए और ये साथ में रखा हुआ भारत का संविधान देखिए। अब इससे इस्टेब्लिश हो गया होगा कि ये कमरा ऐसे शख्स का है जो संविधान में भरोसा रखता है और बाबा साहब को मानने वाला शख्स है, यानी कि अंबेडकरवादी हैं। अर्जुन देव भारती जी मेरे साथ में हैं। इस पद तक पहुंचने का श्रेय किसको देते हैं? कैसे आप सचिवालय में आए? इससे पहले किन किन पदों पर रहे और आज आप सचिवालय संघ के अध्यक्ष बने हैं? देखिए, मैं इसका श्रेय
पूरा श्रेय बाबा साहब को देता हूँ, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 309 के अंतर्गत मेरी नियुक्ति हुई। मैं सचिवालय सेवा में आया। सचिवालय सेवा में आने के बाद जो मैंने कर्मचारी संगठनों के साथ काम किया, तो मैं कर्मचारी की बहुत सारी समस्याओं से रूबरू हुआ। भारत के संविधान के आर्टिकल 309 में ही कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के समाधान की भी व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 309 जहाँ एक तरफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की व्यवस्था करता है, वहीं दूसरी ओर भारत के संविधान में एक व्यवस्था ये भी दी गई है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके संगठनों को सरकार मान्यता दे और वो मान्यता प्राप्त संगठन कर्मचारियों की समस्याओं के लिए काम करे। जब मैं यहाँ 2010 में मैंने कुछ समस्याओं का से रूबरू हुए हम लोग हुए, तो मैं राजपत्रित अधिकारी संघ का मैंने चुनाव लड़ा और मैं उसमें विजयी हुआ। उसके बाद मैं दोबारा 2014 में चुनाव लड़ा। उसके बाद मुझे सचिवालय के लोगों ने फिर से जिताया, क्योंकि लोगों ने मेरा काम देखा, लोगों ने मेरा व्यवहार देखा और मेरी लगन और मेहनत देखी सचिवालय के प्रति। मैं दोबारा जीता और मैं राजपत्रित अधिकारी संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ, आज भी हूँ। इसी बीच में सचिवालय संघ का चुनाव घोषित हुआ, तो मैंने प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश की और इसका पूरा श्रेय मैं सचिवालय के लोगों को देता हूँ। सचिवालय के हर आदमी को उसका श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और उन्होंने मुझ में भरोसा रखा कि भारती जी हमारे लिए काम कर सकते हैं। मुझे जिताया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी इस जीत को किस तौर पे देखते हैं कि 85 साल में दूसरे शख्स हैं आप जो एससी वर्ग से आते हैं? किस मायने में ये जीत महत्वपूर्ण हो जाती है इस वर्ग की? देखिए नीरज भाई, से मैं यहाँ सक्रिय हूँ तब से मैंने बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी को, अम्बेडकरवाद को और जो भारत की सनातन परंपरा रही है ऋषियों मुनियों की, जिसमें कबीर हैं, नानक हैं, रविदास हैं और सारी संत परंपरा, उन सारे संतों के सिद्धांतों को, बाबा साहब के सिद्धांतों को और बुद्धिज़्म के सिद्धांतों को धरातल पे उतारा है। सहन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। संविधान में सारी समस्याओं के समाधान हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, तो संविधान के दायरे में रहते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए संवैधानिक रूप से मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और व्यवहार में मैंने, चाहे वो अध्ययन हो, चाहे वो चिंतन हो, चाहे वो मनन हो, चाहे वो दूसरे सिद्धांत हो अम्बेडकरवाद के, अम्बेडकरवाद किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। अम्बेडकरवाद ये सिखाता है कि आप हमको भी समरसता के आधार पर स्वीकार करें। सचिवालय संघ का अध्यक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण बात तो है ही, लेकिन चैलेंजिंग काम भी है। आपको कर्मचारियों की समस्याओं के लिए सीधे चीफ सेक्रेटरी से बैठना है, योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत करनी है, तो एक कितना टफ मानते हैं इस काम? देखिए, मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। कर्मचारी संगठन कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। हम संगठन हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 309 में मान्यता प्राप्त संगठन है। तो हमारी समस्याओं का समाधान संघर्ष में नहीं है। चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे बहन मायावती जी रही हों मुख्यमंत्री। हमने तो बहन मायावती के समय में भी आंदोलन चलाया, 50 पद हमने बढ़वाए, हमने 4800 समीक्षा देकर के कराया ग्रेड पे। अखिलेश जी की सरकार में भी हमको 62 पद मिले। योगी जी की सरकार भी हमारे प्रति बड़ी उदार है। तो हमारा कोई संघर्ष नहीं है सरकार से। हम तो संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं, संघर्ष के माध्यम से नहीं। और अगर हम ये समझते हो कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करना और जुलूस निकालना और नारेबाजी करना कोई संघर्ष है, ये लोकतांत्रिक तरीके हैं, ध्यान आकर्षण के तरीके हैं। ये सरकार का विरोध नहीं है। हम अपनी एकता स्थापित करने के लिए नारा लगाते हैं, उससे हमारे लोगों में जोश आता है। तो ये विरोध नहीं है उनका, हमें पूरा विश्वास है। हालांकि शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है, फिर भी तमाम सारे यहाँ सचिवालय के जिन लोगों ने आपको वोट दिया हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, ये इंटरव्यू भी देखेंगे। कौन से वो मुद्दे होंगे, प्रमुख मुद्दे, जिनको लेकर के आपके समय में काम होगा? देखिए, 11 साल में क्योंकि चुनाव सचिवालय में नहीं हो पाए, तो सरकार के साथ संवाद खत्म हो गया। जब संवाद खत्म होते ही समस्या अपने घर में अपने आप पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही हम लोग संवाद स्थापित करेंगे, 11 साल की अवधि में बहुत सारे मामले शोषण उत्पीड़न के हुए हैं, सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, तमाम सारी तरह तरह की कार्रवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम संज्ञान में सरकार के ये बात लेके आएंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पेंडिंग हैं, उनको तुरंत, मान लिया कोर्ट से ऑर्डर ले आए, स्टे लेके आ गए हैं, तो उन तमाम उत्पीड़न की कार्रवाइयों को, विभागीय कार्रवाई को सरकार समय समाप्त कराए। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ सचिवालय में 5400 का है, पुरानी पेंशन बहाली है और तमाम तरह की समस्याएं हैं। मॉडर्नाइजेशन की समस्या है, स्टाफ की कमी है, अभी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती 2004 के बाद नहीं हुई है, कंप्यूटर सहायक की भर्ती नहीं हुई है,
आउटसोर्सिंग से लोगों को रखा जा रहा है, मगर नियमित भर्ती नहीं हो रही है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती तो नियमित रूप से हो रही है, परंतु जो हमारी बैकबोन है 4th क्लास और कंप्यूटर सहायक, उसकी नियमित भर्तियां कराना, ये हमारे मुख्य एजेंडे में शामिल है। और इसके साथ साथ छोटी मोटी समस्याएं आए दिन जो आती रहती हैं, उन सबको हम प्रमुखता से रखेंगे माननीय मुख्य सचिव के महोदय के सामने और माननीय मुख्यमंत्री के सामने। पुरानी पेंशन बहाली एक महत्वपूर्ण मसला है। जी बिल्कुल है, और डेफिनेटली है। और महत्वपूर्ण मसला होने के नाते आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि शायद भारत में 6 या 8 राज्यों ने शायद उसे, अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ, 6 या 8 राज्यों ने उसको स्वीकृति दे दी है। और देखिए, सामाजिक पुरानी पेंशन बहाली को आप सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखिए कि जब 35 साल एक आदमी किसी संस्था में, किसी सरकार में काम करने के बाद रिटायर होता है, तो समाज में उसकी पहचान क्या होती है। आप किसी गांव में जाइए, किसी देहात में, किसी कस्बे में जाइए, तो लोग कहते हैं वो सचिवालय वाले बाबूजी वहाँ रहते हैं, वो PWD वाले बाबूजी वहाँ रहते हैं। तो उनकी पहचान उनके पदनाम से, उनके विभाग से होती है। तो अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस उनके स्टेटस को मैच नहीं करेगा, तो सरकारी सेवक का मान सम्मान गिरता चला जाएगा। नई पेंशन आदमी को निरीह बना दे रही है, क्योंकि पेंशन को मार्केट की ताकतों के भरोसे छोड़ दिया गया है। ये काम सरकार का है। सरकार अगर 5 किलो अनाज दे रही है, सरकार अगर वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, सरकार अगर टॉयलेट बनवा रही है, आवास बनवा रही है, तो जो सारे कर्मचारी अधिकारी उस काम को सरकार के संपन्न कर रहे हैं, उनको पेंशन ना देना तो मतलब बड़ा विरोधाभासी स्थिति है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकारें, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, सही समय आने पर जब ये तथ्य उनकी समझ में आएगा, उनके संज्ञान में लाया जाएगा कि साहब ये सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, तो धीरे धीरे ये सब बहाली होगी, हमें पूरा विश्वास है। अंबेडकरवादियों और मानववादियों के लिए बेहद गर्व की बात है कि वो सचिवालय जहां से पूरे प्रदेश की नीति निर्धारण होते हैं, वहां के अध्यक्ष के पद पर एक अंबेडकरवादी शख्स बैठा है, जो ठोक करके कहता है कि बाबा साहब की देन है कि मैं इस कुर्सी तक पहुंचा हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे कर्मचारियों के तमाम सारे मामलों में संघर्ष नहीं होगा, जैसा कि आपने कहा, संवाद से हल निकलेगा। मैं लोगों से यही उम्मीद करूंगा, लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग जो भी अपने आप को कमज़ोर समझते हो, दलित समझते हो, पिछड़ा समझते हो, वो लोग संविधान में आस्था रखें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि एक ही रास्ता है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। लगातार आपको संघर्ष करते रहना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं भी कह देता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत पहले से जानता हूं आपको, ये बताना ज़रूरी था ताकि कुछ लोगों का एम्पावरमेंट हो, लोगों को अच्छा लगे कि हाँ, हमारे वर्ग से कोई व्यक्ति इस पद पर आया है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है मेरिट। मैं जानता हूं लिखने पढ़ने में कलम के उतने ही धनी हैं, इसलिए शायद सचिवालय के लोगों ने अपने अध्यक्ष चुनने में इस बात का भी ख्याल रखा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।